नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर और हर खबर पर हमारे सहयोगी देंगे अपडेट। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर प्रयागराज हत्याकांड पर आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है और इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी शोएब रिजवी ने। में राजूपाल हत्याकांड के जो मुख्य गवाह है उमेश पाल, उनकी जिस तरीके से हत्या की गई थी और उसका जिस तरह का सीसीटीवी कैमरे में विजुअल आया था, उसके बाद से पूरी प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बने इस हत्याकांड में आखिरकार पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क था और यही वजह है कि पुलिस सरगर्मी से उन लोगों की तलाश कर रही थी और आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जो इस पूरी घटना में क्रेटा कार जो गाड़ी बरामद हुई है, उसके ड्राइवर को मुठभेड़ में गोलियों से एक तरह से कह सकते हैं घायल किया है। हालांकि हमारे पास जानकारी उसकी मौत हो चुकी है, ऑफिशियल पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन पुलिस ने बाकायदा दिन दहाड़े नेहरू पार्क के धूमनगंज का जो उमेश पाल का घर है, उससे थोड़ी दूर पर ये जगह स्थित है। एक जंगल जैसा इलाका है, वहाँ पर बाइक से वो जा रहा था। पुलिस ने जब उसे घेराबंदी करने की कोशिश की तो जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ है। हालांकि उसे एसआरएन जरूर ले जाया गया है, लेकिन हमारे पास जानकारी कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन पुलिस के लिए, सरकार के लिए जो एक पूरी घटनाक्रम थी, एक बड़ी चुनौती के रूप में थी और यही वजह है कि पुलिस को लगातार कोशिश करनी पड़ी है और उसके लिए पहली कामयाबी ज़रूर मिल गई है। अब उम्मीद की जा रही कि जिन लोगों के नाम या जिनके विजुअल इसमें आ रहे हैं, उनको जल्द से जल्द न सिर्फ पुलिस गिरफ्तार करेगी बल्कि उनको उनके अंजाम तक पहुँचाएगी। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। यूपी विधानसभा सत्र की कार्यवाही का 7वें दिन क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रियम पाठक। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज 7वें दिन भी आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी रहा। विपक्ष सरकार पर कई तरीके के आरोप जो है वो लगाता रहा, कई तरीके के सवाल जो है सदन के अंदर उठाए गए और सदन के बाहर भी जो विपक्ष के नेता पहुंचे, उन्होंने बड़े पैमाने पर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष के सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि सरकार सेंट्रल एजेंसियां जो हैं उनका गलत उपयोग कर रही। मनीष सिसोदिया के मामले पर भी अखिलेश यादव ने भी कहा कि सरकार जो है वो अपने तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं उनका उपयोग कर रही है, बीजेपी के इशारे पे उनका उपयोग किया जा रहा है। इसी तरीके से शिवपाल यादव का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर बात करी जाए तो कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है, लगातार घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये भी शिवपाल यादव ने अपने बयान के दौरान कहा। हालांकि ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि सरकार सभी पहलुओं पर काम कर रही है, जो भी अपराधी हैं, दोषी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। सरकार ने हमेशा ही जब भी चाहे कोई अपराध की घटनाएं हुई हों या अन्य जो घटनाएं हुई हैं उन सब पर फौरन एक्शन लिया है और उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाओं को रोकने में भी सरकार जो है वो कामयाब रही है और इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो सदन के अंदर भी चलता रहा। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जूही सिंह। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को रविवार की शाम सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान मनीष सिसोदिया काफी भावुक भी नजर आए। उन्होंने जनता से जो है अपने परिवार और अपनी पत्नी की देखभाल करने की अपील की। सीबीआई आज उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, जहां उनकी रिमांड को बढ़ाने के लिए उनकी रिमांड के लिए कोर्ट में वो मांग कर सकती है। दरअसल इस वाकये के बाद जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी गहमागहमी जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी कार्यालय का जो घेराव है उसको करने की जो है वो प्लानिंग कर रही है। सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 1 के रूप में नामजद मनीष सिसोदिया, इससे पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को जो है उनसे पूछताछ की गई थी। फिर इसके बाद पिछले साल 25 नवंबर को एजेंसी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने चार्जशीट में सिसोदिया को नामजद नहीं किया था क्योंकि तब जांच एजेंसी ने उनके और अन्य संदिग्धों और आरोपियों के खिलाफ जांच खुली रखी थी। बता दें कि सिसोदिया को साल 2021-22 के लिए शराब नीति के विभिन्न पहलुओं पर लगभग 9 घंटे की पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी का कहना है कि आबकारी नीति तैयार करने में जो है अनियमितताएं पाई गई थी और उसका मकसद आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाना था। वहीं अगर बात करें
सीबीआई वालों की, तो उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया जो है पूछताछ में उनका सहयोग नहीं करे थे, जिसके वजह से जो है उनको अरेस्ट करना पड़ा है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भी ले लिया गया है सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से। और आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई में कल गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद शाम को जो है उन्हें गिरफ्तार करने के बाद आज कोर्ट में पेश कराया गया। उनको बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले मामले में बड़े आरोप लगाए गए थे, तो उन पर बताया जा रहा है कि इस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तमाम जगह पर धरना प्रदर्शन किया। चाहे वो दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर जो है बीजेपी कार्यालय पर जाके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन उसी के बाद सीबीआई ने जिस तरीके से 5 दिन की जो रिमांड मांगी गई थी कोर्ट से, लेकिन पहले फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन अब फैसला जो आया वो 5 दिन की रिमांड का फैसला आया, क्योंकि सीबीआई कोर्ट ने 5 दिन का जो रिमांड मांगा है। और कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर बड़े आरोप लगाए गए थे। उन पर कहा जा रहा है, उन्होंने पहले भी ट्वीट करके कहा कि सीबीआई के हर सवालों का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया। कैमरामैन महेश चौहान के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। मेघालय और नागालैंड के चुनाव सोमवार को हुए। खबर की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल शर्मा। पूर्वोत्तर के 2 राज्य मेघालय और नागालैंड में आज मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। दोनों ही राज्यों में 60-60 सीटें विधानसभा की थी, लेकिन 59 सीटों पर ही मतदान हो सका। हालांकि मतदान का प्रतिशत खासा अच्छा रहा और कुल 40 महिला उम्मीदवारों सहित 559 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले टाइम में जब मतगणना होगी, नतीजे घोषित होंगे, तो ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या सत्ता में पुराने सत्ता पर काबिज राजनीतिक दलों की वापसी होगी या फिर कोई नई सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन शंकी के साथ राहुल शर्मा, इंडिया वॉइस। नेपाल में सत्तारूढ़ दल में गठबंधन में दरार आ गई है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी नितिन चौधरी ने। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। पीएम मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये क्षेत्र के युवाओं के सपनों की उड़ान का अभियान है। उन्होंने कहा, आज रोड और रेल जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ। पीएम मोदी ने कहा, कोई गाड़ी हो या सरकार, जब डबल इंजन लगता है तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। कर्नाटक का विकास भी ऐसे ही किया जा रहा है। पीएम ने कहा, पहले जब कर्नाटक के विकास की चर्चा होती थी तो पहले विकास बड़े शहरों के आसपास ही सीमित रहता था, लेकिन बीजेपी कर्नाटक के गांव-गांव तक पहुंची है। पीएम ने कहा, 2014 से पहले जब भी एयर इंडिया की चर्चा होती तो नेगेटिव खबरों के लिए होती थी। कांग्रेस के समय एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी, लेकिन आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में नई उड़ान भर रहा है। पीएम ने कहा, हमने तय किया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पर चढ़े, इसलिए हमने बहुत कम कीमत पर हवाई टिकट देने वाली उड़ान योजना शुरू की। आज इस योजना की वजह से गरीब भाई बहन भी हवाई यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, शिवमोगा का एयरपोर्ट इस बात का गवाह बनेगा। बागी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश को लेकर कहा, बिहार 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद से पीछे की ओर चला गया। जितनी जल्दी विधायिका के सदस्य उन्हें बदलने का फैसला लेंगे उतना ही राज्य के लिए बेहतर होगा। साथ ही कहा, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद प्रधानमंत्री के साथ कई गुना साझा करते हैं।
मुरादाबाद के मैनाठेर थाना इलाके में चोरी का विरोध करने पर दो चोरों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में उसे उपचार के लिए सिविल लाइंस स्थित जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इंडिया बर्ड्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे उत्तराखंड का, जहां पर राजधानी देहरादून में खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। क्या है ताजा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी उत्तराखंड स्टेट हेड अवनीश प्रेमी। उत्तराखंड में बेखौफ खनन माफिया पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। देहरादून के थाना कैंट क्षेत्र में बाकायदा खनन माफियाओं ने एक सिपाही पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी, जिसके चलते उनको गंभीर चोटें आई हैं। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी को इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीजीपी के निर्देश के बाद एसएसपी ने चारों आरोपियों के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया और उन पर इनाम घोषित किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार किसकी सह पर खनन माफिया पुलिस कर्मियों को ही अपना निशाना बना रहे हैं। देहरादून से कैमरामैन हर्ष पन्नुयाल के साथ अवनीश प्रेमी। बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक की गुंडई देखने को मिली है और खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी ने। बरेली के थाना बहेड़ी से एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जहां पे सपा के जो विधायक हैं अताउर रहमान, उन पे काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। उनके साथ 4 लोगों पर 307 मुकदमा सहित काफ़ी गंभीर मुकदमों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें, कल एक मामला था जहां पे इतवार का बताया जा रहा है कि वो ज़मीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। आपस में भिड़ जाते हैं, काफ़ी गाली गलौज होती है। उसके बाद में दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, विधायक के आवास पर बुलाया जाता है, जहाँ पर उनका ऑफिस है वहाँ पर बुलाया जाता है। उसके बाद में दोनों पक्ष को समझाया जाता है। बताया गया है कि विधायक दोनों की मध्यस्थता करवा रहे थे, लेकिन किसी भी कारण वो मध्यस्थता नहीं होती है, दोनों पक्ष चले जाते हैं। उसके बाद में एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि विधायक ने और विधायक के कुछ लोगों ने उनके साथ में मारपीट करी है, चाकुओं से हमला कराया, यहाँ तक कि फायरिंग की भी बात सामने आई है। ये गंभीर आरोप जब लगते हैं और तहरीर थाने में पहुंचती है तो विधायक के साथ में 4 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाता है। आपको बताएं कि बरेली में 2 विधायक सपा के आते हैं, जिसमें कि बहेड़ी के एक विधायक हैं अताउर रहमान, जिन पर ये गंभीर आरोप लगा है। आरोप लगने के बाद हड़कंप मच गया है और उसके बाद में उनकी तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है, कोई बाइट जारी नहीं की गई है। लेकिन आपको बताएं, जो ये गंभीर आरोप लगे हैं, बहुत बड़े आरोप लगे हैं, काफ़ी गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज हुआ है बहेड़ी के अताउर रहमान विधायक पे, उसको लेकर आपको बताएं अब जांच कर रही है पुलिस और जांच में जो भी आएगा वो कार्रवाई होगी। इंडिया वॉइस के लिए मैं सनी गोस्वामी, बरेली। क्या राजधानी देहरादून में छा जाएगा अंधेरा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हमारे सहयोगी बता रहे हैं अभय कवित्रा। यूक्रेन और रूस के युद्ध का असर अब उत्तराखंड सहित देश के दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है। दिल्ली में एक हाई पावर कमेटी की बैठक कल होगी, जो गैस आधारित जो बिजली उत्पादन जो क्षेत्र है उसको लेकर उस पर मंथन किया जाएगा। और उत्तराखंड राज्य में भी ये संकट लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। डिमांड के अनुरूप सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में खुले बाजार से बिजली खरीदने का काम यूपीसीएल की तरफ से किया जा रहा है। राज्य सरकार लगातार इस दिशा में विचार विमर्श कर रही है, उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके उसके लिए विभाग का भी प्रयास है, सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि उत्पादन क्षमता कम होने के साथ साथ ऐसे में जो सप्लाई की जो मांग बढ़ रही है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। केंद्र सरकार से जो राज्य को जो बिजली मिलती थी, 300 मेगावाट की जो बिजली मिलती थी, उसकी डिमांड भी 28 फरवरी को खत्म हो रही है। ऐसे में जरूरत है कि केंद्र सरकार उस डिमांड को बढ़ाए और राज्य को एक राहत दे। कैमरामैन हसनलाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक दौरे पर रहे, क्या कुछ रहा इस दौरे के दौरान, खास बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से कर्नाटक में विकास का एक बार फिर से परियोजनाओं को जो है शिलान्यास करने का मुझे मौका दिया। यहाँ की जनता ने जिस तरीके से कर्नाटक में जो है काफ़ी दिनों से हवाई अड्डे बन रहा था, तो लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का शिलान्यास कर दिया है। आज मुझे एक बार फिर कर्नाटक के विकास से जुड़े 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मिला है। शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कर पीएम मोदी बोले, यह एयरपोर्ट बेहद भव्य और सुंदर है। एयरपोर्ट पर कर्नाटक की परंपरा और तकनीक का मेल देखा जा सकता है। पीएम ने एयरपोर्ट की खूबियां बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, ये क्षेत्र के युवाओं को सपने की एक नई यात्रा है। अभियान
आज शिव मोगा को अपना एयरपोर्ट मिला तो जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी आज पूरी कर दी है। पीएम ने कहा कि आने वाले इस भारत समय में भारत के 1000 विमानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम भले ही इन विमानों को विदेश से मंगवा रहे हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब भारत के लोगों को मेन इंडिया यात्री विमान में यात्रा करनी होगी। पीएम ने कहा कि राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, कर्नाटक के विकास में तेजी आई है। कर्नाटक में तेजी से विकास हो रहा है। बीते कुछ सालों से कर्नाटक में विकास की अविरतता के पत्र पर चल चुका है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के शिवमोगा का एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से काफ़ी तेजी से यहाँ पर विकास हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर युवाओं को सपना पूरा करने के लिए पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। कर्नाटक की जनता ने मुझे एक बार फिर से अवसर दिया है, तो उसको जो है खरा उतरने की बात ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार आ गई है और इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी नितिन चौधरी ने। नेपाल में पुष्प कमल दहल की सरकार खतरे में पड़ गई है। वहां बताया जा रहा है कि सीपीएन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपना समर्थन वापस लेने की बात यहां पर कर दी है। प्रधानमंत्री की केपी सिंह जो है नेपाल के, उन्होंने कहा कि अपना समर्थन हम वापसी लेते हैं, तो उसको देखते हुए प्रचंड कमल की सरकार है वो खतरे में पड़ गई है। ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ने प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। एक दिन पहले ही पुष्प कमल दहल और प्रचंड ने राष्ट्रपति चुनाव में ओली को छोड़कर विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस से हाथ मिलाया था। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर बिमल का जनेवा दौरा भी रद्द कर दिया था। बताया जा रहा है कि पुष्प कमल दल उर्फ प्रचंड जो है नेपाल में जिस तरीके से राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा था उनको छोड़ के विपक्षी दल के साथ में चले गए थे। उन्होंने कांग्रेस का साथ देने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही वहां पर जो नेपाल की जो सरकार है प्रचंड कमल की जो, तो उसे खतरे में पड़ गई है। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है और इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी ने। कि घर के अंदर खूंटी पर टंगी लाश से पूरा गांव में हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला थाना अतरौली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है, घर पर अकेली थी। उसके परिवारजन खेत पे गए हुए थे जहां पर आलू की खुदाई चल रही थी। तभी अचानक से उसका भाई किसी काम से घर के अंदर आया और उसने अपनी बहन की लाश को खूंटी पर टंगी पाया और जो घर का सामान था वो बिखरा हुआ पड़ा था, जिसकी सूचना उसने परिवारजनों को दी और परिवारजन मौके पर पहुंचे और साथ ही गांव वालों को सूचना मिली तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जब घर जाकर उन्होंने देखा तो स्थिति बहुत भयानक थी। सामान इधर उधर पड़ा हुआ था और लड़की की लाश जो है वो खूंटी पर टंगी हुई थी। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। परिवारजनों का आरोप है कि लड़की के साथ जबरदस्ती की गई और उसके बाद उसे मारकर टांग दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी मामलों की जाँच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर जो सबूत सामने आएगा उसको आधार बनाकर कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रदीप कुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। बदायूं में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में हुई मारपीट का खुलासा पुलिस ने किया है और खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना ने। बदायूं जिले के थाना जरीफनगर क्षेत्र के एक गांव में जहां पर चुनावी रंजिश को लेकर खेत पर काम कर रहे लोगों से आपस में गोलीबारी हो गई थी, जिसके बाद 3 लोग मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। वहीं 3 लोगों की गंभीर हालत में बदायूं जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं जो नामजद किए गए थे नामजदों को पुलिस ने 7 नामजदों को कल पकड़कर जेल भेज दिया है। वहीं जो अन्य आरोपी हैं उनकी भी लगातार पुलिस खोज कर रही है। वहीं आपको बता दें कि ये जो मामला है वो चुनावी रंजिश को लेकर हुआ था। वहीं जब खेत पर कार्य चल रहा था उसी टाइम दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में आपस में जमकर गोलीबारी चली, जिसके बाद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जब इस बात की सूचना पुलिस कप्तान को हुई तो वह भी मौके पर पहुंच गए। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने भी समय रहते काफ़ी एक्शन लेते हुए 7 लोगों को जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस का साफ कहना है कि जो भी इस तरीके के अपराध करेंगे उनके लिए जो जगह है जहां बनाई गई है उसी जगह में उनके लिए भेज दिया जाएगा। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। रायबरेली में रेप पीड़िता की सहायता राशि हड़पने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी राजू तिवारी ने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में सरकार बनने के बाद से ही लगातार अधिकारियों व कर्मचारियों को जीरो टॉलरेंस के तहत काम करने के निर्देश व आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर रायबरेली जिले में नहीं देखा जा रहा है। आपको बता दें, रायबरेली का एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसको देखकर ये लगता है कि इस कर्मचारी को ना तो सरकार का भय है और ना ही उच्च अधिकारियों का।
आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले का है, जहां प्रोबेशन विभाग में तैनात एक क्लर्क के पद पर राजेश श्रीवास्तव नाम के कर्मचारी ने एक रेप पीड़िता को मिलने वाली 3 लाख की सहायता राशि गबन कर दी। और पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब मामले की जानकारी रेप पीड़िता को हुई कि उसको रानी लक्ष्मीबाई के तहत सहायता राशि मिली है। इस पूरे मामले की शिकायत पीड़िता ने यहां की जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव से की, तब पूरे मामले से पर्दा हटा। आपको बता दें इस मामले की गहनता से जांच करने के लिए जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए, जिसके बाद निर्देश देने के बाद गहनता से जांच टीम गठित होने के बाद जांच की गई तो मामला प्रकाश में आया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधक व प्रोबेशन विभाग में तैनात राजेश श्रीवास्तव नाम के कर्मचारी की मिली भगत से 3 लाख रुपए का गबन हुआ है। पूरा मामला 2016 का है कि रेप पीड़िता को जो है 3 लाख रुपए की सहायता राशि मिली थी और उसके खाते में राशि तो गई, लेकिन प्रोबेशन अधिकारी की फर्जी सिग्नेचर बनाकर राजेश श्रीवास्तव ने बैंक से एक मांग की कि ये राशि गलत उसके खाते में चली गई है, राशि वापस की जाए। तो प्रोबेशन अधिकारी का लेटर मिलते ही बैंक प्रबंधक के द्वारा 3 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनाकर राजेश श्रीवास्तव को दिया गया और वो राजेश श्रीवास्तव के खाते में उस ड्राफ्ट की पुष्टि हुई कि इस खाते का ड्राफ्ट जो है बैंक में इसके खाते में हुआ है, जिसके बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में प्रोबेशन विभाग में तैनात राजेश श्रीवास्तव व बैंक प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मामला दर्ज होने के बाद भी अभी प्रोबेशन विभाग में तैनात राजेश श्रीवास्तव संविदा कर्मचारी काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आखिर ऐसे कर्मचारियों पर कब योगी सरकार की गाज गिरेगी, ये देखने वाली बात होगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। सिद्धार्थनगर पुलिस ने शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी राकेश यादव ने। सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी और सर्विलांस टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जो कि 50,000 का इनामिया अभियुक्त था। इसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा हुआ था। सर्विलांस टीम एसओजी टीम और मोहाना थाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जो कि इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा हुआ था। पुलिस इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामला ये सिद्धार्थनगर जिले का है, जो कि इसके खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्र के 10 थाना क्षेत्रों में इसके खिलाफ आपराधिक घटनाओं में मामला दर्ज है और इसे गिरफ्तार करने में एसओजी सर्विलांस टीम और जो है मोहाना थाने की पुलिस ने सफलता पाई है। 50,000 का इसके ऊपर इनाम भी था और इसके पास से 720 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। एक बाइक भी बरामद किया गया है और इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक ने कि इसके खिलाफ आपराधिक घटनाएं भी कई थानों में दर्ज हैं। एसओजी और सर्विलांस टीम और मोहाना पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और इसे कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेज दिया है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। सीतापुर में बियर से भरा एक ट्रक पलट गया है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा ने। सीतापुर में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रक जो लखनऊ की तरफ जा रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ, जिसके एक्सीडेंट से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें ये पूरा मामला सिदौली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 24 का है, जहां पर एक ट्रक बियर भर के लखनऊ की तरफ जा रहा था और उसकी जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हाउस के लिए भिजवा दिया और फिर पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर यह बियर किसकी है और कहां जा रही थी। यहां पर एक और मामला सामने आया, जिसमें पब्लिक का अमानवीय चेहरा भी देखने को मिला, जिसमें पब्लिक जो घायल थे उनको अस्पताल भिजवाने की बजाय वहां पर पलटे हुए ट्रक से बियर लूटते भी नजर आई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और ट्रक चालक से पूछताछ कर रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। देवरिया में जिला प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से बुलडोजर चलाया गया है। खबर की पड़ताल की हमारे सहयोगी घनश्याम मिश्रा ने। योगी सरकार ने सीधे जो अवैध सरकारी जमीन को कब्जा की है उनके खिलाफ महाअभियान छेड़ा है, जिसको लेकर आज
जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ हाई कोर्ट के आदेश पर तरकुलवा थाना क्षेत्र के मुजहना गांव में दलितों की जमीन पर कब्जा करने वाले के अवैध कब्जे को हटवाया। वहीं जिला प्रशासन ने आज औद्योगिक क्षेत्र में जो मार्ग अवरुद्ध किए हैं उस पर भी अतिक्रमण हटाया। और साथ ही आपको बता दें, कानपुर घटना को देखते हुए प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो अतिक्रमण हटाया उस अतिक्रमण को मौके पर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, मजिस्ट्रेट सभी लोग लगाए गए थे, जिससे कोई भी घटनाएं पुनरावृत्ति न हो। और आज उसी क्रम में देवरिया में एसडीएम ने अपने नेतृत्व में, उनका कहना था, जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पे ये जो दलित बस्ती की जो ज़मीन है वो अन्य लोगों ने कब्जा किया था, उस कब्जे को हटाने के लिए निर्देश आया, जिसके क्रम में आज जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया गया है। मुजहना जो तरकुलवा थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहीं देवरिया सदर में एक जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ भी है अतिक्रमण को भी हटाया गया है, जो भारी पुलिस बल के मौजूदगी में। घनश्याम में इंडिया वाइज देवरिया। उत्तराखंड सरकार के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। पहले दिन क्या रही कार्यवाही, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज शुरू हो गया और जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आज बजट सत्र शुरू हुआ है, उसके बाद से अब इस बात को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके का माहौल दिखाई पड़ रहा है उसमें अब हो सकता है कि विपक्षी दल सत्ताधारी दल को घेरने की कोशिश करेगा। और ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिन मुद्दों को लेकर राज्य में पहले आवाज़ उठाती रही है बीजेपी, उन मुद्दों को लेकर सदन से सड़क तक लाने की जरूर कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से पहले दिन की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों, भावी योजनाओं और साथ साथ राज्य के हित में लाई गई पॉलिसियों के बारे में राज्यपाल ने सदन के पटल से अपनी बातों को रखा है। और साफ तौर पे हो सकता है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब राज्यपाल के अभिभाषण पे भी बहस होगा और जिन मुद्दों को लेकर राज्यपाल ने सदन के अंदर अपनी बातों को रखने की कोशिश की है, उन मुद्दों को लेकर अब विपक्ष सवाल खड़ा करेगा कि राज्य में हालात क्या हैं और किस तरीके से सत्ताधारी दल तमाम चीज़ों को लेकर चल रही है। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि विधानसभा का ये बजट सत्र है और बजट सत्र के दौरान सबसे बड़ी जो पहल हो सकती है कि भावी योजनाओं को लेकर एक अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक वित्तीय आकलन करने की बात करी जाएगी। तो कहीं न कहीं सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी कि इतनी बड़ी राशि को लेकर कैसे आगे बढ़ा जा सकेगा और किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। सबसे एक और अहम बात कही जा सकती है कि राज्य में जिस तरीके का माहौल रहा है, चाहे वो 32 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो, चाहे वो रोजगार देने को पलायन की बात हो, भ्रष्टाचार की जो चर्चा है उसकी बातचीत की जाए और साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते रहे हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टी कहीं न कहीं सरकार को घेरने की दिशा में हर कोशिश करने की पहल कर सकता है। तमाम चीज़ों के बीच से कहीं न कहीं विधानसभा के सत्र को लेकर इस बार चर्चा है कि कहीं आने वाले समय में राज्य हित में कई बड़े फैसले हो सकते हैं और सरकार कहीं न कहीं अपने 3 साल के कार्यकाल के बाद से इस बात की जरूर कोशिश कर सकती है कि आने वाले समय में राज्य का हित हो सके और जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था या फिर राज्य के गठन के पीछे उद्देश्य बताया जाता था, उन मुद्दों को पटल पर रखकर आगे बढ़ने की कार्रवाई हो सके। अब देखना है कि इन सारी चीज़ों के बीच से राज्य सरकार किस तरीके से पहल कर पाती है और विपक्षी पार्टी किस तरीके से तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठा पाती है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।